नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की दीपकम। कक्षा 6 हमारा प्रथम भाग है, कक्षा 7 हमारा द्वितीय भाग है और कक्षा 8 हमारा तृतीय भाग है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं दीपकम, कक्षा 6 का। तो चलिए देखते हैं हम इसका प्रथम पाठ कौन सा है। प्रथम पाठ है इसका वयम वर्णमालां पठामः। कौन सा है? वयम वर्णमालां पठामः। आगे धीरे धीरे करके हम इन पाठों को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक हमें सीखना है वो है हमारी वर्णमाला। तो चलिए हम आगे देखते हैं, पहला पाठ हमारा शुरू करते हैं। पहला है वर्णमाला। कौन सा है? वर्णमाला। अब देखिए, वर्ण हमारे कितने तरह के होते हैं? वर्ण हमारे होते हैं दो तरह के। कितने तरह के हो गए? दो तरह के। पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। पहला है स्वर। अब स्वर के अंदर देखिए कौन कौन से आते हैं। स्वर के अंदर आते हैं ए, आ, ई, उ, री, 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 ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये तो होते हैं समान अक्षराणी, यानी समान अक्षर वाले। और ये होते हैं संदेह अक्षराणी, अर्थात जो संधि करके बनाए जाते हैं असमान स्वर से। ठीक है, आगे हम इनको भी पढ़ेंगे कि ये असमान स्वर मिलकर फिर बनते हैं। असमान स्वर मिलकर फिर ये बनते हैं कौन से? संधि स्वर। आगे देखिए, आगे है हमारा व्यंजनानी, यानी आगे देखिए व्यंजन हमें पता है कौन कौन से व्यंजन होते हैं। क, ख। अब ये क से लेके ह तक, ठीक है, यहां तक देखेंगे। वर्ग स्पर्श, ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। आगे इसके देखिए, आगे है अंतः स्तः, यानी अंतः स्तः। ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। उसके बाद आते हैं ऊष्माणः, यानी श, श, स, ह। फिर हमारे आ जाते हैं अनुस्वार विसर्ग, यानी इनको हम कहेंगे अयोग वाहु। क्या कहेंगे? अयोग वाहु। चलिए अब आगे इसको और समझते हैं हम डिटेल में। देखिए, यहाँ से हमारा प्रथम पाठ शुरू हो रहा है। वो हमने आगे थोड़ा सा हमने देखा कि हमें इस पाठ में क्या पढ़ना है। चलिए अब हम प्रथम पाठ यहाँ से देखते हैं। वयम वर्णमाला पठामः। वयम मतलब हम सब वर्णमाला को पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। चलिए देखिए इधर, वर्ण वर्णः द्विविधाः भवन्ति। वर्ण जो होते हैं वो द्विविधाः, दो तरीके के, भवन्ति होते हैं। क्या कहा मैंने? वर्ण दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? स्वराहा और व्यंजनानी च। स्वर और व्यंजन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्वर। देखिए, स्वराणाम उच्चारणाम स्वतंत्र रूपेण भवन्ति। क्या कहा मैंने? स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवन्ति। जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण हमेशा स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? हमेशा स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर द्विविधा सन्ति। स्वर के भी दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो समान अक्षराणी, एक संदेह अक्षराणी च। ये जो च लगता है, लगता लास्ट में है, लेकिन इसका अर्थ जो है हमेशा बीच में निकलता है, और च का अर्थ होता है और। एक तो समान अक्षर वाले स्वर होते हैं और एक होते हैं हमारे संधि अक्षर वाले स्वर। तो चलिए देखते हैं, समान अक्षर वाले जो स्वर हैं उसके अंदर हम देखेंगे, एक तो होता है ऋस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ। पहला ऋस्व, दूसरा दीर्घ। ऋस्व स्वर होते हैं छोटे स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं बड़े स्वर। तो छोटे स्वरों में देखिए अ, ई, उ, री, ये हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं गिनती में? 5 होते हैं। आगे है
दीर्घ, दीर्घ में देखिए आ, ई, उ, री। ठीक है, कौन कौन से हुए? आ, ई, उ, री। आगे आइए, आगे है हमारे संधि अक्षराणी स्वर, यानी जो संधि करके बनाए जाते हैं वो हो गए संधि अक्षराणी। ठीक है, अब जैसे यहाँ दिया हुआ है ए, आई, ओ, औ। यहाँ पे देखिए द्वयो, द्वयो, निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीनः स्वरः वर्णः जायन्ते ते संध्या अक्षरः स्वरः भवन्ति। अर्थात दो दो, ठीक है, दो दो जो निश्चित स्वर होते हैं, देखिए ये अ भी स्वर है और ई भी स्वर है। अब इन दोनों की संधि करने के बाद, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा नया स्वर उत्पन्न होता है, नया स्वर बन जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ए। ठीक है, आगे देखिए अ और ए को मिला के क्या बना? आई। ये भी हमारे दोनों स्वर हैं और इन दोनों स्वरों को मिलाने के बाद एक नया स्वर उत्पन्न हुआ जिसको हम कहेंगे आई। आगे है अ प्लस उ। कौन सा है? अ प्लस उ। अ और उ को मिला के हमारा क्या बन जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? ओ। आगे देखिए अ और ओ, अ और ओ को मिला के क्या बन गया हमारा? औ। क्या बन गया? औ। ठीक है, अब ये दो स्वरों, मैंने आपको यही बताया कि दो स्वरों को मिला के क्या बनेगा हमारा? एक नया ही स्वर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे है अनुनासिक स्वरः। क्या कहा मैंने? अनुनासिक स्वरः। अनुनासिक स्वर में देखिए मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वरा अनुनासिक स्वरः सन्ति। अर्थात मुख के साथ में नासिका का भी उच्चारण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अनुनासिक स्वर। उसे क्या कहेंगे हम? अनुनासिक स्वरः। कौन? जैसे हम बोलेंगे आ, ई, ये सारे हमारे क्या हो गए? अनुनासिक। अर्थात हमारे मुख के साथ साथ हम नासिका से भी इसका उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ हमारे खत्म होते हैं स्वर। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे जो हमारा आता है व्यंजन। क्या आता है हमारा? व्यंजन। देखिए व्यंजना नाम उच्चारणे कस्यचितः स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। क्या है इसका हिंदी अर्थ? देखिए व्यंजनानाम उच्चारणे, व्यंजन के उच्चारण में कस्यचित स्वरः, निश्चित ही स्वर की सहायता अवश्य है। यानी अगर हमें स्वर का, व्यंजन का उच्चारण करना है तो हमें निश्चित ही किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? हमें निश्चित ही स्वरों की सहायता लेनी आवश्यक है। बिना स्वर की सहायता के हमारे जो व्यंजन है वो अधूरे हैं। ठीक है, आगे देखिए अतः वर्णमालायाम व्यंजना नाम उच्चारणार्थ सर्वत्र अ स्वरस्य योजनम भवन्ति। अर्थात ये कह रहे हैं कि वर्णमाला में जो हमारे व्यंजन है उनके उच्चारण के लिए सर्वत्र मतलब हमेशा ही, हर जगह ही अ स्वर का योजन यानी ए स्वर को हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण जैसे हम देखेंगे क। अब ये बोलने में क्या कहलाएगा? क। क्यों? क्योंकि देखिए इसके नीचे हलंत लग रहा है और ये क्या है? ये है अधूरा। क हमारा कैसा है? अधूरा। और जब हमने इसमें क्या जोड़ा? स्वर। क्या जोड़ दिया इसमें हमने? स्वर। और स्वर कौन सा जोड़ा? अ। तो ये क्या बन गया? क। क्या बन गया? क। ठीक है, आगे देखिए ख। ख में हमने कौन सा स्वर जोड़ दिया? अ। तो हमारा क्या बन गया? ख। आगे ग, उसमें हमने क्या जोड़ा? अ। क्या बना? ग। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं ये हमारे पूरे स्पर्श व्यंजन, 25 व्यंजन, जो भी व्यंजन है ये सब अधूरे होते हैं किसके बिना? स्वर के बिना। ठीक है, आगे देखिए अत्र व्यंजनम केवलम, खाली व्यंजन देखिए क, ख, ग, घ इत्येव अस्ति। ठीक है, अत्र
अस्वरः केवलम उच्चारणार्थः योजितः अस्ति। आप क्या कहेंगे, खाली अगर हम व्यंजन देखें तो व्यंजन हमारे क्या होंगे, क ख ग घ, ठीक है। लेकिन इनके उच्चारण के लिए, केवल इनका उच्चारण करने के लिए, अच्छी तरह उनका उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अ स्वर को जोड़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, व्यंजना नाम चत्वारः भेदाः सन्ति। अब ये कह रहे हैं कि इस व्यंजन के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं, पहला है हमारा स्पर्शः वर्णः। क्या कहेंगे हम, स्पर्शः वर्णः। अब ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये हमारे संख्या में होते हैं 25। कितने होते हैं हमारे संख्या में, 25, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं। अब पहला आता है हमारा क वर्ग, यानी वर्ग मतलब क वर्ग का मतलब हो गया कि क के अंदर हमारी कौन कौन से आएंगे, क ख ग घ य, ठीक है। ऐसे ही आगे हमारा होगा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। ये हमारे 5 वर्ग हो गए और 5 वर्गों के अंदर 5 5 हमारे वर्ण हो गए। तो ये कितने हो गए हमारे, 25 व्यंजन, ठीक है। वर्गया स्पर्शः व्यंजन वर्णः सौख्य उच्चारण स्थान अनुसारेणु पंचषु वर्गेषु विभक्तः भवन्ति। ये कह रहे हैं कि व्यंजन के वर्गों के उच्चारण के अनुसार, उनके स्थान के अनुसार इन्होंने इसको 5 वर्गों में विभक्त किया है। कितने वर्गों में विभक्त किया है इसको, 5 वर्गों में विभक्त किया है। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपकी कक्षा जो है वो बेसिक है, वो स्टार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको धीरे धीरे से करेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ व्यंजन का एक ही प्रकार बताया है। आगे के वीडियो में मैं आपको व्यंजन के और प्रकार बताऊंगी और धीरे धीरे हम इस वर्णमाला को खत्म करते हुए एक नए पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तब तक छात्रों, आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और शिखा संस्कृत क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।